हेलो दोस्तों, आज मैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं भारत की स्थिति के बारे में एक वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में दूसरा वीडियो डालूँगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का स्थिति एवं विस्तार को जानने के लिए मुख्यतः दो बिंदु होता है। भारत का स्थिति एवं विस्तार जानने के लिए मुख्यतः दो स्थिति होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एक ग्लोब हम बनाते हैं और ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है, पूरब से पश्चिम जो रेखा खींची जाती है, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में इक्वेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वेटर कहेंगे। और इसके इधर जो यानी कि उत्तर से दक्षिण की जो रेखा खींची जाती है, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा ये हुआ और ये जो है अक्षांश रेखा हुआ। तो भूमध्य रेखा से ऊपर के जो एरिया है उसे उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी अक्षांश के रूप में जाना जाता है, जबकि भूमध्य रेखा से दक्षिण के जो है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो है उत्तर हुआ, ये जो है दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ। तो भारत हम जानेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लोब के आधार पर भारत का स्थिति क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि एशिया महादेश में भारत की स्थिति क्या है। तो इस तरह से भारत का स्थिति जानने के मुख्य दो स्रोत हैं। पहला ग्लोब के आधार पे और दूसरा जो है एशिया महाद्वीप में इसका कौन सा स्थान पड़ता है। तो हम जानते हैं कि ये अब जो है उत्तर और पश्चिम के जो बीच का जो एरिया है उसे उत्तर पश्चिम कहेंगे। उत्तर पश्चिम कहेंगे। पश्चिम और दक्षिण का जो एरिया है उसे पश्चिम दक्षिण एरिया कहेंगे। पूरब और दक्षिण जो है इसे पूरब और दक्षिण कहेंगे। इसको जो है पूरब और उत्तर कहेंगे। उत्तर पूरब कहेंगे या पूरब उत्तर कहेंगे, उत्तर पूरब कहेंगे। तो इस प्रकार जो है भारत जो है, अब देखिए इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि भूमध्य रेखा से उत्तर 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा जो है अक्षांशीय रेखा को विषुवत रेखा को जो है क्या कहते हैं, वो कर्क रेखा कहा जाता है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उसी जगह भूमध्य रेखा से दक्षिण 23.5 डिग्री जो है देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। तो अब जो हमारा देश जो है वो भारत जो है कर्क रेखा को बीचों बीच गुजरती है। हमारे देश के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। अब हम चलते हैं कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उससे पहले मैं जान लेता हूं कि भारत के उत्तर में 37 घंटा 6 मिनट उत्तर अक्षांश है, जबकि 8 घंटा 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। उसी जगह 68 घंटा 7 मिनट से 97 घंटा 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। इस प्रकार अगर पूछा जाए कि विश्व ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, तो हम कहेंगे भारत की स्थिति विश्व ग्लोब में उत्तर पूरब की स्थिति है, यानी कि भारत जो है विश्व के उत्तर पूरब दिशा में स्थित है। इस प्रकार आप लोगों को इस बात को समझ में आ गया होगा। अब पूछा जाएगा कि देखिए इस रेखा जो है, ये जो अक्षांश रेखा है, इससे भारत जो है पूरब स्थित है। इसीलिए अगर पूछा जाए भारत किस देशांतर रेखा में स्थित है, तो हम कहेंगे भारत जो है पूर्वी देशांतर रेखा में है।
लेकिन अक्षांश पूछेगा तो उत्तरी अक्षांश में कहेंगे। देशांतर पूछा जाएगा तो पूर्वी देशांतर रेखा, जबकि अक्षांश जो होगा उत्तरी अक्षांश रेखा होगा। भारत जो है दक्षिणी अक्षांश में नहीं स्थित है। चलिए इससे आगे हम चलते हैं। अब जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच लगभग 30 घंटा का अंतर आता है। कितना घंटा का अंतर आता है? 30 घंटा का अंतर आता है। इसीलिए हमारा देश का मानक समय इंग्लैंड के मानक समय यानी ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। जहां हमारे देश में एक उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर के नैनी नाम के जगह पर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। इस प्रकार हमारा देश का समय इंग्लैंड यानी ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अब हम चलते हैं कि भारत के चारों दिशा के जो है मुख्य बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि भारत के सबसे मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है और कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी स्थित है। अगर इसी जगह पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है तो हम बताएंगे इंदिरा बिंदु। कौन बिंदु है? इंदिरा बिंदु जो है संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। उसी जगह मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। अब हम चलते हैं उत्तर की तरफ। तो उत्तर में जो है हमारे देश के सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो वालांगू है। पूरब का बिंदु जो है वो वालांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसी जगह उत्तर में जो है वो कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट है। उत्तर में कौन सी बिंदु है? इंदिरा पॉइंट है जो कि लद्दाख में पड़ता है। किस में पड़ता है? लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। उसी जगह पश्चिम की बात किया जाए तो पश्चिम में जो है गुजरात में स्थित एक सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत के दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है तो हम कन्याकुमारी कहेंगे जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसी जगह अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो इंदिरा बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? इंदिरा बिंदु, जो ग्रेट निकोबार के पास स्थित है। अब चलते हैं भारत के पूर्वी बिंदु के बारे में। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो है वालांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसी जगह भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसे इंदिरा कौल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अब हम चलते हैं भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु। तो भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु गौहर माता है जिसे सरक्रीक के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम चलते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे देश का मानक समय जो है वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि हमारे देश में जो है 68 घंटा 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 घंटा 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, जो लगभग 30 घंटा जो है देशांतर के बीच अंतर आता है। इसीलिए ग्रीनविच समय से हमारे देश का मानक समय कितने घंटा आगे है तो 5.5 घंटा आगे है। अब इसे हम थोड़ा निकाल के देखते हैं कैसे होगा। तो जानते हैं कि हमारे देश का मानक समय जो है, भारत का मानक समय जो है, मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री जो है अक्षांश पर स्थित है। इस प्रकार जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 82 डिग्री देशांतर को पार करने में लगेगा 4 गुने 82, यानी कि 4 दूना 8, 8 चौक 32।
832 इतना मिनट हो गया। अब आधा मिनट बचा हुआ है, तो आधा मिनट को जो लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 330 मिनट हुआ। 330 मिनट का मतलब हुआ 5.5 घंटा। इस प्रकार हम समझ गए होंगे कि ग्रीनविच समय से हमारे देश का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटा आगे हैं। अब हम चलते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो उसमें सबसे बड़े राज्य में जो है राजस्थान आते हैं, सेकेंड स्थान जो है मध्य प्रदेश का है, थर्ड स्थान महाराष्ट्र का है और फोर्थ स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का है। इस प्रकार हमें इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे राजनीति में महान जो है यूपी है। कैसे याद रखेंगे? राजनीति में महान यूपी है। ये तो सही बात है कि यूपी जो है राजनीति करने में बहुत महान है। इस प्रकार हम जो है बड़े राज्यों की सूची को हम आसानी से याद कर लेंगे कि राजनीति में महान यूपी है। राज मिस राजस्थान हुआ, राजनीति में मिस मध्य प्रदेश हो गया, महान मतलब महाराष्ट्र हो गया और यूपी तो जानते ही हैं कि यूपी हो गया। इस प्रकार क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की सूची में राजस्थान का पहला स्थान आता है। अब पूछा जाए कि सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं, तो हम जो है आराम से कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत जीएसटी को लागू किया था। क्या चीज को? जीएसटी को लागू किया था। और ये जीएसटी जो होता है एक नाग के समान होता है जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। याद करने के आधार पर हम इसे याद कर लेंगे। जी का मतलब जो है गोवा हुआ और एस का मतलब सिक्किम हुआ और टी मतलब त्रिपुरा हुआ और नाग मीन्स नागालैंड हुआ। इस प्रकार जो है छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, सेकेंड स्थान जो है सिक्किम का है, थर्ड स्थान त्रिपुरा का है, फोर्थ स्थान जो है नागालैंड का है। इस प्रकार क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्यों को आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से याद कर लेंगे। तो जीएसटी जो है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 101 अनुच्छेद बहुत शुद्ध अनुच्छेद है, इसमें जीएसटी का उल्लेख किया गया है। जिसमें जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। क्या हिंदी होता है? गुड, यानी इसका फुल फॉर्म हुआ गुड सर्विस टैक्स। अब हम चलते हैं कुछ अलग पॉइंट पे। अब जो है हम चलते हैं कि भारत के कुछ अलग पॉइंट पे चलते हैं जिसपे जो है पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा जिला कौन है? तो हम बताएंगे सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है। कौन सा जिला है? कच्छ है। उसके बाद जो है लेह है। क्षेत्रफल के दृष्टि से या क्षेत्रफल के आधार से भारत के सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है और दूसरा जो है लेह है। तीसरा में इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे कलेजा। कैसे याद रखेंगे? कलेजा बड़ा है। कैसे याद रखेंगे? भारत में सबसे बड़े जिलों का ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। कलेजा बड़ा है जिसमें क का मतलब हुआ कच्छ, ले का मतलब हुआ ले, जा से जो हुआ क्या चीज होगा? जा का अर्थ हुआ जैसलमेर और बड़ा से जो है बाड़मेर हुआ। इस प्रकार जा से क्या हो गया? जैसलमेर और बड़ा से जो हुआ बड़ामेर। इस प्रकार ये दोनों जिला जो है
राजस्थान में स्थित है। अब हमें आशा है कि ये चारों समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार से भारत के सबसे बड़े जिलों का सूची बताए तो हम बताएंगे सबसे बड़े जिला जो है कच्छ है, 2 नंबर में लेह, 3 नंबर में जैसलमेर और 4 नंबर में बरामेर है, जिसमें से जैसलमेर और बरामेर दोनों जो है वो एक राजस्थान का जिला है। उसी जगह पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के सबसे छोटे जिले कौन हैं, तो हम बोलेंगे माहे। कौन से जिले हैं? माहे, जो कि केरल में पड़ता है। सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो कौन है? माहे है, जो केरल राज्य में स्थित है। इस प्रकार क्षेत्रफल के आधार पे भारत के सबसे बड़े जिले और सबसे छोटा जिला के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि भारत के जो है जनसंख्या की दृष्टि में हम जानते हैं कि भारत में पहला स्थान जो है वो यूपी का आता है, सेकेंड स्थान जो है महाराष्ट्र का है और तीसरे नंबर पे अपना बिहार आता है। इस प्रकार अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो हम कहेंगे तीसरा। यूपी का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और अपना बिहार का जो है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है। उसी जगह क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है 12वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। अब हम चलते हैं कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होके गुजरती है। तो वो जो है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होके गुजरती है, जिसमें सबसे पहला जो है मिजोरम है। सबसे पहला कौन है? मिजोरम राज्य जो है सबसे पहला है। कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। उसके बाद है छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन है? छत्तीसगढ़। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद है राजस्थान। उसके बाद है मध्य प्रदेश। उसके बाद है झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार जो है पूछा जाएगा कि भारत के कुल कितने राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है, तो हम कहेंगे कुल 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा सर्वाधिक लंबाई में गुजरती है। उसी जगह जो है राजस्थान से होके जो है कर्क रेखा की लंबाई कम गुजरती है। अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई भारत के किस राज्य में है, तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश। उसी जगह सबसे कम पूछा जाए तो वो जो है कौन है? राजस्थान है। और अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य के राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो एकमात्र राज्य झारखंड है, जिसकी राजधानी रांची से हो बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। उसी जगह मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, उसके बगल होके कर्क रेखा गुजर जाती है। अब हम चलते हैं कुछ अलग पॉइंट पे। क्या जानना चाहेंगे? इतना बात लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।